नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्षेत्रीय राज्य और पंजाब एवं मैसूर। उसमें हमने देखे थे कि पंजाब के बारे में सिख साम्राज्य के जो संस्थापक पहले थे महाराजा रंजीत सिंह थे, किस मिसल से संबंधित थे तो शुकरचकिया मिसल के थे। और अपनी राजधानी किसे बनाए थे तो लाहौर को बनाए थे। और महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त की थी तो शाह शुजा से। और अमृतसर की संधि कब होती है तो 25 अप्रैल 1809 को होती है। और हमने देखा था कि 1845 में हो जाता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है, जिसमें नेतृत्व करता है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम नेतृत्व करता है, लेकिन द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है उसमें डलहौजी नेतृत्व करता है। और 1849 ईस्वी में क्या किया जाता है कि सिंध जो सिख साम्राज्य था यानी पंजाब था उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। इसी बीच में हमने कुछ प्रमुख संधियों को देखा था, जैसे पुरंदर की संधि 1665 में, बरगांव की संधि 1789 में, 1779 में, सालाबाई की संधि 1782 में, देवगांव की संधि 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में, पूना की संधि 1817 में, लाहौर की संधि 1806 में और अमृतसर की संधि 1809 में देखे थे, ठीक है, 1809 में देखे थे। उसी बीच हमने देखे थे कि जो अंतिम सिख साम्राज्य के शासक थे वे थे दलीप सिंह, ठीक है, कहीं कहीं दिलीप भी देता है, दलीप सिंह थे। और इसमें हम देखे थे कि आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था। ये तो पंजाब से रिलेटेड था। मैसूर में हुआ था 4 युद्ध। मैसूर उस समय का बहुत ही शक्तिशाली एक क्षेत्रीय राज्य था जिसकी स्थापना सादतुल्लाह खान के द्वारा की जाती है, लेकिन जो वास्तविक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में उसको दर्जा दिया जाता है या स्थापना किया जाता है वो था हैदर अली खान ने उसको स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करते हैं, ठीक है। इसमें देखे थे हमने 4 युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 69 में। उस समय में हैदर अली शासक थे। प्रथम और द्वितीय में हैदर अली शासक थे, हालांकि दूसरे में इनकी मृत्यु हो जाती है, किनकी, हैदर अली की। और इनका बेटा टीपू सुल्तान युद्ध का नेतृत्व करता है। हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक थे जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुए थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में होता है, जिस समय में ये लॉर्ड कॉर्नवालिस रहता है, बंगाल का गवर्नर। लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थायी बंदोबस्त का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। भारत में अस्थायी बंदोबस्त इसी ने लेकर आया था। तो टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस इधर से बंगाल का गवर्नर है। और इस युद्ध में होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। उस समय टीपू सुल्तान की स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, इसमें टीपू सुल्तान हार जाता है। एक्चुअली टीपू सुल्तान का मानना था कि 100 दिन गिद्दर की मौत से बढ़िया है कि एक दिन शेर की जीवन जिया जाए। तो ये नहीं चाहते थे कि हम संधि करके या उनके आधिपत्य में रहें, एकदम ये स्वतंत्र रहना चाहते थे, जिस कारण युद्ध करते करते ये वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन जब तक जीवित रहें तब तक ये अपने क्षेत्र को अंग्रेजों को अधिकार में नहीं आने दिए, नहीं उनकी अधीनता स्वीकार की, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे कि आखिर ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ क्या रही। अब अलग अलग क्षेत्र हो गया है। शुरू में हमने ये देखा था कि पहले आते हैं बहुत सारा कंपनियाँ, यूरोपीय कंपनियाँ आते हैं, उसमें फाइनली टिकता है इंग्लैंड वाले, बाकी सबको ये मार मार के भगा देते हैं। और जो पुर्तगाल है वो तो उनका संबंधी था तो उसको छोड़ देता है, मारपीट नहीं होता उन दोनों के बीच में। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे ये बंगाल से इनका संबंध रहता है, क्योंकि उस समय में बंगाल बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था। भारत का अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 वहीं नेतृत्व करता था। तो वो उस समय में बहुत उसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी, जिसके कारण सबसे पहले वहाँ के नवाब को अपने वश में करने का प्रयास किया। और इसी बीच में हो जाता है प्लासी का युद्ध। और इस युद्ध में वहाँ के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनकी मृत्यु हो जाती है और मीर जाफ़र को राजा बना दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार देखे थे हमने पंजाब और मैसूर का अवयवी संबंध देखे हैं। अब देखते हैं कि इनकी राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियाँ क्या रही। ध्यान दीजिएगा इसको। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ तो वास्तविक जो राजनीतिक नियंत्रण जो था वो इलाहाबाद की संधि के द्वारा प्रारंभ हुआ, ठीक है। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा।
बंगाल में जो द्वैध शासन था किसके द्वारा लागू किया गया था, तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, तो वे थे वारेन हेस्टिंग। लगाते कौन है, शुरुआत कौन किए थे, तो लॉर्ड क्लाइव ने, और द्वैध शासन की समाप्ति कौन करते हैं, तो वारेन हेस्टिंग। उसके बाद है भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। कलकत्ता ने 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी, और ये होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वे थे सर एलिजा इम्पे थे, सर एलिजा इम्पे थे। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा के जन्मदाता किसे कहा जाता है, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा के जन्मदाता के रूप में किसे माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त भी लाया था। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त है, 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त है, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर को प्राप्त है। किसे प्राप्त है, सत्येंद्र नाथ टैगोर को। उसके बाद भारत में ब्रिटिश में लोक सेवा संबंधी कुछ आयोग बने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बना था एंचिसन आयोग, लोक सेवा से संबंधित ये आयोग है, ध्यान रखिएगा, केवल लोक सेवा से संबंधित आयोग है। सबसे पहले बना था 1886 में एंचिसन आयोग, और उस समय में गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। दूसरा जो आयोग बनता है इंसलिंगटन आयोग बनता है, इंसलिंगटन आयोग बनता है 1912 में, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस टाइम में गवर्नर जनरल रहते हैं। उसके बाद जो तीसरा आयोग बनता है ली आयोग बनता है, तीसरा जो आयोग बनता है ली आयोग बनता है, कब बनता है, तो ये बनता है 1923 में, ठीक है। और उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन रहते हैं, तो लॉर्ड रीडिंग रहते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया, तो ली आयोग के सुझाव पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। और कब किया जाता है, तो 1935 में किया जाता है। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई, तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से, भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, सहायक संधि, ठीक है। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो वे थे लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई थी। जबकि हड़प नीति की शुरुआत डलहौजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। सहायक संधि, अच्छा, द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था, ठीक है। और द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है, लियोनल मेसी को कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था, पोर्ट और पोक था, हैदराबाद। 1798 में पहले ही स्वीकार कर लिया था, ठीक है। चलिए, व्यपगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसकी चर्चा पहले से ही किया जा रहा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसके द्वारा लागू किया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब के विलय हुआ था, उस समय डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल था, ठीक है। और इसका जो काल था 1848 से 56 के बीच में रहा था, और इसी समय में 1853 में चलता है ट्रेन, ठीक है। देखते हैं राज्य हड़प नीति, ठीक है। राज्य हड़प नीति में कहा गया है कि ऐसा राज्य जिसका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त है, ठीक है। राज्य हड़प नीति में कहा गया है कि ऐसे राज्य जिसका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त है। यानी ये दूसरे के बेटा को या बेटी को गोद नहीं ले सकते हैं, इनका अपना बेटा होगा तभी वे आगे राज कर सकते हैं, ठीक है। इसी के लिए हो गया था रानी झांसी की रानी से मार युद्ध।
किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? तो वो था आउट्रम के रिपोर्ट पर। ठीक है, आउट्रम का रिपोर्ट। व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिगृहित किए गए कुछ राज्य की सूची दिया गया है यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसको। सतारा को कब शामिल किया गया था व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार? अधिगृहित कब किया गया था? तो 1848 में। ठीक है, कब किया गया था? तो 1848 में। जैतपुर को कब किया गया था? सतारा को 48 में, जैतपुर को 49 में, संबलपुर को 49 में। सतारा को 48 में, जैतपुर और संबलपुर को 49 में। सतारा को 1848 में, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में। बघाट को 50 में, बघाट को 1850 में। उदयपुर को 52 में, उदयपुर को 52 में। झांसी को कब किया गया था? झांसी को कब किया गया था? तो झांसी को 53 में, जब ट्रेन चला था सबसे पहले भारत में। नागपुर को कब शामिल किया गया? तो 1854 में। नागपुर को कब शामिल कर लिया गया? ये अंग्रेज अधिगृहित कर लेते थे, अपने अधिकार में ले लेते थे, तो 1854 में। और लास्ट में अवध को भी अधिगृहित कर लिया सब, ये 1856 में। और इसी के कारण हो जाता है 1857 का महान क्रांति। ठीक है, सतारा 1848 में, सतारा 1848 में। ठीक है, जैतपुर और संबलपुर 49 में, बघाट 50 में, उदयपुर 52 में, झांसी 53 में, नागपुर 54 में और अवध 56 में। ठीक है, अवध 56 में। इसमें सबसे ज़्यादा जो है, वैसे इंपॉर्टेंट तो सब है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इन सारे को ऑप्शन में ही दे देता है, इसको ध्यान ज़्यादा रखा जा सकता है। और झांसी को देख सकते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस से संबंधित है। ठीक है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग का। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? चूँकि 1857 ईस्वी के बाद भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त किया जाता है और महारानी के शासन को लागू किया जाता है। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? था वो कैनिंग के कार्यकाल में ही निर्मित किया गया। ठीक है, राज्य उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान किया गया। ठीक है, और सबसे पहले लगा था 1877 में दिल्ली दरबार। ठीक है, और विक्टोरिया मेमोरियल जो कि अभी कोलकाता में है, सबसे पहले वहीं निर्माण किया गया था, पहले दिल्ली दरबार में। लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? तो लीटन के कार्यकाल में स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया, जो भारत का प्रथम अकाल आयोग था। भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, अस्थाई स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। हालांकि ये क्या हमें अस्थाई स्वशासन करना सिखाएंगे? हमारा तो लिच्छवी जो गणराज्य है वो 6ठी शताब्दी से ही गणराज्य के रूप में था, लोकतंत्र के रूप में था, और ये स्वशासन क्या सिखाएंगे और भारत में स्थापना क्या करेंगे? हालांकि अंग्रेज काल में, आधुनिक काल में ऐसा माना जाता है कि ये रिपन जो थे स्थानीय स्वशासन के जनक थे। चलिए, ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार किया गया। ठीक है, अच्छा ये पहले क्या किए आते हैं, उसके बाद कुछ क्षेत्रों को अपने में ले लेते हैं। अब ये लड़ेंगे देश से। ठीक है, अब इनका कद बहुत बड़ा हो गया है, रुपया पैसा एकदम बढ़िया से हो गया है, पूरा टैक्स की वसूली करते हैं, सेना मजबूत कर लिए हैं। अब लड़ेंगे ही अलग अलग देश से। देखिए, सबसे पहले युद्ध हो जाता है नेपाल से 1816 में। ठीक है, 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग उस समय में गवर्नर जनरल थे। उसके बाद सिंध से होता है 1843 में, उस टाइम में लॉर्ड एलन बरो रहते हैं। भूटान से हो जाता है 1865 में, उस टाइम में जॉन लॉरेंस रहते हैं। और बर्मा से हो जाता है 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना होती है, तो उस टाइम में लॉर्ड डफरिन रहते हैं। ठीक है,
चलिए अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव रहा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।